आपको लिए चलते हैं यूपी के प्रतापगढ़, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। सेफई घराना डकैती डाल करके इसकी नीलामी करता था और गरीब का बच्चा, होनहार प्रदेश का नौजवान इन नौकरियों से वंचित रहता था। तो जब नौजवान वंचित होगा, वो पलायन करेगा, तो दुर्गति तो तय है। और इसीलिए तो उत्तर प्रदेश बीमारू हुआ था, इसीलिए पहचान का संकट खड़ा हुआ था। ये वही प्रदेश है। हमने ये डबल इंजन की भाजपा सरकार ने, एनडीए सरकार ने कोई अलग से नहीं किया। तंत्र वही, लोग वही, राज्य वही, केवल कार्य करने की स्टाइल बदली है। कार्य करने की स्टाइल, हर गरीब को उसका हक मिले, हर नौजवान का रोजगार पर अधिकार है, हर अन्नदाता किसान को शासन की योजना का लाभ मिले। आपने देखा होगा अन्नदाता किसान को प्रधानमंत्री फसल बीमा की योजना हो, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना हो, या फिर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, या निजी ट्यूबवेल को मुफ्त में बिजली की सुविधा उपलब्ध करवाने की व्यवस्था, ये उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने किया है। अन्नदाता किसान खुशहाल हो, उसके लिए प्रोक्यूरमेंट सेंटर खोलने की व्यवस्था, कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से लोकल उत्पाद को पहचान दिलाने की व्यवस्था, ये डबल इंजन की सरकार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार कर रही है। बहनों और भाइयों, कारीगरों को सम्मान दिलाने का कार्य हो, हस्तशिल्पियों को योजना का लाभ देने का कार्य हो, जो नौजवान अपना रोजगार करना चाहता है उस नौजवान के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी स्कीम के अंतर्गत 5 लाख रुपए बिना ब्याज के, बिना गारंटी के उसको उपलब्ध करवाने का कार्य हो। मैं भी मंच पर उपलब्ध करा रहा था। क्या उत्साह था उन नौजवानों में, जिन बच्चों के अभिभावक नहीं रहे। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के माध्यम से उन बच्चों को 4,000 रुपए हर महीना उपलब्ध करवाते हैं, हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध करवाते हैं। श्रमिकों के बच्चे के लिए अटल आवासीय विद्यालय बन रहे हैं। गरीब के बच्चे भी पढ़ेंगे, लिखेंगे, अच्छा बनेंगे। आज उनके लिए आप देखते होंगे, हर गरीब के बच्चे को बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से हमारी सरकार ने तमाम सुविधाएं दी हैं। अच्छी फ्लोरिंग दी है, स्मार्ट क्लास दी है, डिजिटल लाइब्रेरी दी है, फर्नीचर उपलब्ध करवाने के कार्य किए हैं, पेयजल और टॉयलेट की व्यवस्था दी है। हर बच्चे के लिए 2 यूनिफॉर्म दे रहे हैं, बैग दे रहे हैं, बुक्स दे रहे हैं, जूता मोजा दे रहे हैं, स्वेटर दे रहे हैं। इस 17 के पहले नहीं मिलता था, 17 के पहले नहीं मिलता था। शिक्षक पूरी तन्मयता के साथ उन बच्चों को पढ़ा सके। शिक्षक हो, शिक्षा मित्र हो, अनुदेशक हो, शिक्षा मित्र और अनुदेशकों के मानदेय को बढ़ाया गया। इन्हें 5 लाख रुपए की कैशलेस, हर वर्ष 5 लाख रुपए तक की कैशलेस स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य किया है और कल ही उसको हम लागू करने जा रहे हैं। ये केवल घोषणा नहीं होती है, बोला जाता है। युवाओं के लिए, स्पोर्ट्स के लिए इंडोर स्टेडियम बन रहे हैं, ग्रामीण स्टेडियम बन रहे हैं, कहीं फ्लाईओवर आवागमन के लिए बन रहे हैं, कहीं ब्रिजेज बन रहे हैं, कहीं डबल लेन की, कहीं 4 लेन की सड़कें बन रही हैं, कहीं बाईपास बन रहे हैं। यही तो डबल इंजन सरकार की पहचान है। हर तबके को विकास की योजना के साथ जोड़ना, हर बेटी, हर बहन को सम्मानजनक जीवन यापन करने के लिए सुविधा उपलब्ध करवाना। और बहनों और भाइयों, आज मुझे प्रतापगढ़ सदर और विश्वनाथगंज, इन 2 विधानसभाओं की इन परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के ही उद्देश्य से आपके बीच में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं आप सबका आह्वान करूंगा। बहनों और भाइयों, आपने कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी,
और इन तमाम अन्य दलों के दलदल को देखा है। प्रदेश के नौजवानों के सामने, प्रदेश के नागरिकों के सामने जिन्होंने पहचान का संकट खड़ा किया था, वे लोग फिर से चुनाव नजदीक आते हुए देख करके फिर से उनके सिर उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। वे साजिशें कर रहे हैं। आज जो प्रगति दिखाई देती है, आज जो पहचान के संकट से मुक्ति मिली है, उपद्रव से मुक्ति मिली है, आज जो उत्साहपूर्ण वातावरण यूपी के अंदर है, आज जो यूपी की प्रगति है, यह प्रगति इन विपक्षी दलों को अच्छा नहीं लगती है। इनको विरासत का सम्मान अच्छा नहीं लगता है। इन्हों मां बेला भवानी हो या मां चंद्रिका देवी मंदिर में या करपात्री जी महाराज के पावन जन्मस्थली के पुनरुद्धार के कार्यक्रम को इन्हें अच्छा नहीं लगता। नौजवानों को रोजगार देना विपक्ष के लोगों को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ये नौजवान जब कार्य करेंगे तो ये जातिवाद की राजनीति समाप्त होगी। विपक्ष फिर से जातीय आधार पर समाज के ताने बाने को बांटना चाहता है, छिन्न भिन्न करना चाहता है। हमें इससे ऊपर उठना पड़ेगा, हमें इससे आगे बढ़ना पड़ेगा। और किस किस प्रकार के मुद्दों को लेकर के आते हैं, कोई मुद्दा नया नहीं। जाति के नाम पर विभाजन या आस्था पर प्रहार, यही है आज कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का मात्र ये दो मुद्दे बचे हुए हैं। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से इनके द्वारा भारत की सनातन आस्था पर प्रहार करने की कितनी शरारतें हो रही हैं, किस प्रकार की बयानबाजी की जा रही है। याद करिए, जो कांग्रेस कहती थी कि राम हुए ही नहीं, जो कांग्रेस कहती थी कि कृष्ण हुए ही नहीं, अयोध्या में जो कांग्रेस, जो समाजवादी पार्टी बाबरी ढांचे का समर्थन करके उसके लिए घड़ियाली आंसू बहा रही थी, आज वही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गिरगिट की तरह कैसे रंग बदली है, अब आप देख रहे होंगे। अब कह रहे हैं अयोध्या में आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अरे आस्था के साथ कौन खिलवाड़ हो रहा है तो बताओ पहले। और तुम्हारी आस्था कब से अयोध्या पे हो गई है? ये राम भक्त बोले कि हमारी आस्था अयोध्या पर है, इनको बोलने का अधिकार है। इन्होंने, इनके पूर्वजों ने अयोध्या के लिए लड़ाई लड़ी है, ये बोल सकते हैं, लेकिन कांग्रेस को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। जो कांग्रेस राम के अस्तित्व को नकारती थी, जो समाजवादी पार्टी राम भक्तों पर गोली चलाती थी, वे आस्था की कौन सी बात कर रहे हैं? जो धार्मिक हिंदू विरासत से जुड़े हुए धार्मिक स्थलों के पुनरुद्धार का पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल पर खर्च कर देते थे, वे लोग कौन सी आस्था की बात कर रहे हैं? और यही प्रश्न आपको करना चाहिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों से। उनसे पूछना चाहिए, वे जब तुम्हारी सरकार थी तब तुम राम भक्तों पर गोली चलाते थे, जय श्री राम बोलने पर लाठी डंडा चलाते थे, कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में तक बोलती थी कि राम तो हुए ही नहीं। ये कांग्रेस के हाल थे। देश की सबसे बड़ी, सबसे प्राचीन पुरानी पार्टी, राजनीतिक पार्टी इस प्रकार की बात उस समय कहती थी। लेकिन बहनों और भाइयों, अब यह देश कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के चंगुल में नहीं फंसने वाला है। आज की अयोध्या डबल इंजन सरकार के विजन के अनुरूप, प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप आज की अयोध्या प्रभु श्री राम के समय के अयोध्या का स्मरण कराती है। क्या नई अयोध्या है, क्या बेहतरीन कनेक्टिविटी है। जहां से जाओ 4 लेन की कनेक्टिविटी। अयोध्या के लिए रेलवे की ब्रॉड गेज की डबल
लाइन की सुविधा और अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट महर्षि वाल्मीकि के नाम पर, यह केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन सरकार ही कर सकती है। महर्षि वाल्मीकि के नाम पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, निषाद राज के नाम पर अयोध्या में रेन बसेरा का निर्माण, माता सबरी के नाम पर भोजनालय का निर्माण। आज आप राम जी की पेड़ी में जाइए, कितनी शानदार वहां पर लोग स्नान कर सकते हैं, कितनी सुंदरता है। आज की अयोध्या हरेक को आकर्षित करती है, दुनिया को आकर्षित करती है। और यही तो पीड़ा विपक्ष की है कि न चाहते हुए इनके दुष्प्रचार के बावजूद भी इतने लोग अयोध्या कैसे आ रहे हैं। उनको चिंता इस बात की है। और कभी कभी तो मुझे संदेह होता है, संदेह इस बात का होता है कि ये लोग एक घटना को किस तरीके से बढ़ा करके हिंदुओं को अपमानित करके आस्था पर प्रहार करने का काम कर रहे हैं। मैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं, अयोध्या में जिस कथित चोरी पर तुम हिंदू आस्था पर खिलवाड़ कर रहे हो, एक भी बार बताओ वक्फ के नाम पर हजारों हेक्टेयर लैंड प्रदेश में भी और देश के अंदर भी बेची गई। एक भी बार ये लैंड गरीब की थी, कमजोर तबके के लोगों की थी। ये लैंड जिसको गरीबों के नाम पर पट्टा दिया जा सकता था, जहां पर कन्वेंशन सेंटर बनाया जा सकता था, जहां पर किसी राजेंद्र मौर्य जैसे किसी गरीब व्यापारी के लिए दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान बनाए जा सकते थे, जहां से वह अपनी प्रतिभा और अपनी कारीगरी का परिचय देकर के दुनिया को देता। इन्होंने वक्फ के नाम पर उस लैंड को कब्जा करवा करके, बेच करके, और कुछ चुनिंदे लोगों ने वक्फ के नाम पर उस लैंड का वारा न्यारा किया है। एक भी बार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बोली नहीं, एक भी बार बोली नहीं। अयोध्या के बारे में तो मैंने पिछले दिनों ही कहा था, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने उत्तर प्रदेश सरकार से एसआईटी के गठन की बात की थी और मैंने कहा था एसआईटी दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी। और बहनों और भाइयों, अयोध्या में एसआईटी ने जो जांच की, प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर ट्रस्ट ने कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर के आधार पर जिनके खिलाफ साक्ष्य थे उसके आधार पर कार्रवाई भी हुई है। लेकिन मैं कहता हूं, वक्फ के नाम पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों के मुंह पे फेविकोल क्यों लग जाता है? क्यों इनका मुंह बंद हो जाता है? कैसे ये लोग हिंदुओं के धार्मिक स्थलों पर हिंदुओं के द्वारा दिए गए पैसे का दुरुपयोग कब्रिस्तान की बाउंड्री के नाम पर करते थे? तब आस्था आहत नहीं हो रही थी। जब ये इलीगल स्लॉटर हाउसेज चलाते थे, गौ माता की हत्या करवाते थे, गौ माता को तस्करों के हाथों में बिछवाते थे, तब क्या हिंदुओं की आस्था आहत नहीं हो रही थी? जब अयोध्या में राम भक्तों पर गोली और लाठी चलाते थे, क्या तब हिंदुओं की आस्था आहत नहीं हो रही थी? जब इनके द्वारा भगवान राम और भगवान कृष्ण को काल्पनिक कहा जा रहा था, तब क्या हिंदुओं की आस्था आहत नहीं हो रही थी? मैं पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से, जब ये कावड़ यात्रा को प्रतिबंधित करते थे, क्या तब हिंदुओं की आस्था आहत नहीं हो रही थी? जब इनके द्वारा श्री कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन पर रोक लगाई जाती थी, दुर्गा पूजा के पंडालों को रोका जाता था, तब क्या हिंदुओं की आस्था आहत नहीं होती थी? जब किसी हिंदू पर्व और त्योहार के पहले दंगे और उपद्रव शुरू होते थे, तब क्या हिंदुओं की आस्था आहत नहीं होती थी? क्या इसका जवाब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग देंगे? और यह प्रश्न हम में से हर जागरूक नागरिक को इनसे करना चाहिए।
इन लोगों से प्रश्न पूछा जाना चाहिए, तुम्हें क्या अधिकार है? से राम जन्मभूमि ट्रस्ट कार्य कर रहा है और मंदिर की व्यवस्था का संचालन कर रहा है। उस ट्रस्ट के कार्य में किसी का हस्तक्षेप नहीं। ट्रस्ट जिस प्रकार के कार्यों को आगे बढ़ा रहा है, आज भगवान राम का भव्य मंदिर उस रूप में हम सबके सामने दिखाई दे रहा है। कितना भव्य मंदिर। इनकी पीड़ा तो ये थी कि जहां पे ये बाबरी का गुलामी ढांचा देखना चाहते थे, आज आप सबके पुरुषार्थ से वहां भगवान राम का दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर खड़ा है। और यही तो पीड़ा समाजवादी पार्टी की। उनकी पीड़ा तो यह है, उनकी पीड़ा आस्था नहीं है। और इसीलिए मुझे देख के लगता है अब तो इन सपाइयों से, इन कांग्रेसियों से गिरगिट भी शर्मा रहा होगा कि भाई देखो, कम से कम एक नई प्रजाति आ गई है कि जो हमसे तेजी के साथ रंग बदलती है। और ये इन लोगों के दोहरे चरित्र से आप अनुमान लगा सकते हैं। और इसलिए बहनों और भाइयों, आप सबको मैं आश्वस्त करता हूं, सुरक्षा का मुद्दा हो, एक गरीब को योजनाओं का लाभ देने का कार्य हो, एक नौजवान के रोजगार का मुद्दा हो, हर बेटी और हर व्यापारी को सुरक्षा और सम्मान देने का कार्य हो, ये डबल इंजन की सरकार कार्य करेगी, लगातार कार्य कर रही है। विकास के जो भी प्रस्ताव माननीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हमारे पास आते हैं, द्रुत गति से उन पर कार्य होता है। और आज इन सभी योजनाओं की सौगात प्रतापगढ़ सदर और विश्वनाथगंज विधानसभा की जनता जनार्दन को अर्पित करते हुए मुझे प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। मुझे पूरा विश्वास है विकास की गति निरंतर प्रतापगढ़ को प्रगति के पथ पर अग्रसर करेगी। और प्रतापगढ़ की प्रगति उत्तर प्रदेश की प्रगति होगी। उत्तर प्रदेश की प्रगति प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत की संकल्पना को पूरा करेगी। और विकसित भारत की संकल्पना भारत के 140 करोड़ भारतवासियों के चेहरे पर खुशहाली लाने का कार्य करेगी। और उसी खुशहाली के लिए आज मुझे एक बार फिर से यहां पर आने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं इन सभी योजनाओं की सौगात यहां के नागरिकों को अर्पित करता हूं। मैं अपने विधायक श्री राजेंद्र मौर्य जी को, श्री जीतलाल पटेल जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। मैं यहां पर उपस्थित अपने जो जनप्रतिनिधिगण हैं, श्री अमरपाल मौर्य जी राज्यसभा के माननीय सांसद हैं, यहां के अपने अन्य जनप्रतिनिधियों को, यहां की हमारी नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष श्रीमती प्रेमलता सिंह जी को, विधान परिषद सदस्य श्री उमेश द्विवेदी जी को, प्रभारी मंत्री समेत हमारे जितने भी यहां पर वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी हैं, इन सबको भी इन योजनाओं की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि प्रतापगढ़ विकास की इस यात्रा में विरासत के साथ समन्वय करते हुए निरंतर आगे बढ़ेगा। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। से एक बार फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर करारा हमला बोला और इन दोनों ही दलों की तुलना गिरगिट से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि चढ़ावा चोरी पर सवाल पूछने वाले लोग वक्फ की हेराफेरी पर चुप क्यों हो जाते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि ये वो लोग हैं जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी। साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने तो खुलकर बाबरी का समर्थन किया था, तो आज फिर क्यों राम मंदिर पर सवाल पूछ रहे हैं, जबकि एसआईटी जांच कर रही है और जिसके खिलाफ सबूत मिलेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। अभी जुलाई का पहला हफ्ता ही गुजरा है और मॉनसून अभी से तबाही मचाने लगा है। महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार समेत लगभग 20 से अधिक राज्यों में अभी से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। पहाड़ अभी से दरकने लगे हैं, नदियां अभी से डेंजर लेवल पर पहुंच गई हैं, बरसाती नाले अभी से उफान पर हैं, डैम अभी से ओवरफ्लो हो चुके हैं। और अब मौसम विभाग ने यूपी, बिहार और दिल्ली समेत देश के 18 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। जैसी तबाही के अगस्त के महीने में नजर आती थी, वैसी डरावनी तस्वीर जुलाई के पहले हफ्ते में नजर आने लगी है। रोड जो है तो रोड बिल्कुल
ब्लॉक हो चुकी है यहाँ पे। ये देखिए ऊपर से पानी आ ही जा रहा है अभी, और जो भी लोग जहाँ पे है तो वो वहीं पर हैं। घरों से बाहर निकलने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें, क्योंकि बहुत भारी बारिश हो रही है और कोई भी दुर्घटना हो सकती है ऐसे में बाहर निकलने से। इसलिए बाहर कोई भी ना निकले, अपने अपने घरों में ही रहें, जो जहाँ पे है वहीं पे सेफ जगह पे रहें। जब पहाड़ों पर बादल फटता है, जब पहाड़ों पर फ्लैश फ्लड आता है, जब अचानक से भयंकर बारिश होती है, तब ऐसी ही तबाही की तस्वीर नजर आती है। ये देखिए जो गाड़ियाँ जो है तो गाड़ियाँ फंस चुकी हैं कुछ यहाँ पे। देखिए रोड बिल्कुल यहाँ पे बंद हो चुका है। यहाँ से तो बिल्कुल भी गाड़ियाँ तो नहीं निकल पाएंगी, कोई अगर ऐसे यहाँ से कोई भी नहीं निकल पाएगा अभी यहाँ से, और बारिश हो ही रही है अभी। ये देखिए पानी कितना बह रहा है ऊपर से, और वहाँ पे ऊपर से पत्थर आने की भी आशंका है, पत्थर भी आ सकता है और बड़े बड़े पत्थर आ रहे हैं ऊपर से। मिक्सर जमीन में धंस गया है, टायर बोनट सब गायब हैं। मिक्सर के पीछे जो ट्रक खड़ा है वो भी जमीन में धंस गया है। ट्रक का पहिया भी कीचड़ के अंदर समा चुका है। ट्रक के पास से जेसीबी खड़ी है, लेकिन मलबा इतना है, कीचड़ इतना है कि जेसीबी भी अपनी जगह से 1 इंच नहीं हिल पा रही है। और ये तबाही जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में हुई है। किश्तवाड़ में आधी रात में बादल फटा तो पूरे इलाके में कीचड़, पत्थर और पहाड़ का मलबा जमा हो गया। इस फ्लैश फ्लड से सबसे ज्यादा नुकसान क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को हुआ है। देर रात 3 बजे के बाद मूसलाधार बारिश होनी शुरू हो गई थी, लेकिन जैसे ही सुबह का सवेरा रोशनी हुई तो हम सारे मार्केट वाले सुबह मंदिर जाने और यहाँ पे चश्मा नहाने के लिए जा रहे थे सुबह 5 बजे के समय। तो हमने यहाँ पे देखा कि बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी, रोड पूरा ब्लॉक था, रोड पे पूरे बोल्डर्स बहुत बड़े बड़े थे और बहुत सारी सैकड़ों की तादाद में गाड़ियां दोनों तरफ से फंसी हुई थी। क्योंकि जैसा कि आज सोमवार का दिन है तो बहुत सारे लोग ऑफिस, स्कूल, कॉलेजेस वगैरह जा रहे होते हैं, और साथ साथ जैसा कि हम जानते हैं कि इस समय में जम्मू कश्मीर की एक बहुत बड़ी यात्रा मुचेल माता की जा रही थी, उसके भी बहुत सारे यात्री इसमें फंसे हुए थे। और हमने ये देखा कि पुलिस के जवान और सिविल लोग यहाँ पे रेस्क्यू करने में लगे हुए थे, रोड को खोलने के प्रयास में लगे हुए थे। अब अभी भी देख सकते हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पिछले 4-5 घंटे तक कंटिन्यू नेशनल हाईवे बंद रहा, लेकिन अभी कुछ समय पहले कुछ गाड़ियां निकाल दी गई है। हाईवे रिस्टोरेशन का काम फुल स्विंग पे चल रहा है। फ्लैश फ्लड के बाद नेशनल हाईवे 244 पर लैंडस्लाइड हुआ, जिसके बाद NH 244 को बंद कर दिया गया। लैंडस्लाइड की वजह से हाईवे का एक हिस्सा बह गया और वहीं से पानी फिर से शहर में घुसने लगा। देखिए कैसे जब सड़क पर पानी बह रहा है तो ठीक किनारे पर एक टेम्पो और कार फंसी हुई है, और दूसरी तरफ पहाड़ से इतनी स्पीड से पानी आ रहा है कि मानो पहाड़ नहीं बल्कि कोई झरना हो। सुबह थोड़ा हैवी रेन्स की वजह से, प्रोबेबली फ्लैश फ्लड की वजह से रास्ता पूरा ब्लॉक हो रखा था। तो उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जो था यहाँ पे चला था और रिस्टोरेशन वर्क जो था टाइमली चालू हो रखा था। तो विद इन 2 से 3 घंटे के अंदर जो है 1 वे ट्रैफिक तो चालू हो गई थी। अभी आप देख पा रहे हैं कि दोनों साइड से ट्रैफिक स्मूथली हमने मूवमेंट को रखा हुआ है। तो थोड़ा सा पोर्शन अभी भी बाकी है, थोड़ा मलबा क्लियर करने के लिए, तो उसमें मैंने मशीनरी इन्वॉल्व है। तो उम्मीद है कि शाम तक हम ये पूरा रोड जो है पूरी तरह से क्लियर कर देंगे। अभी तो जुलाई का आधा महीना भी पार नहीं हुआ है, अभी तो 10 जुलाई भी नहीं आई है और पानी के आगे पहाड़ों का दम अभी से निकल रहा है। जम्मू कश्मीर में बेहिसाब बरसात हो रही है। अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो जम्मू कश्मीर के सांबा में सबसे अधिक 90 मिलीमीटर और कठुआ में 66.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। और जम्मू कश्मीर में पिछले 48 घंटे में 6 जगहों पर बादल फट चुके हैं। डोडा, किश्तवाड़, भलेसा और बांदीपोरा में बादल फटने की घटना रिपोर्ट की गई। और अब मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। पहाड़ पर पानी कितना भारी पड़ रहा है, मानसून कितनी तबाही मचा रहा है, इसका एक और वीडियो देख लीजिए। कुल्लू में लगातार हो रही बारिश के कारण सैंज घाटी का पागल नाला एक बार फिर उफान पर है। कई सालों बाद आज पागल नाला, ये देखिए दोस्तों, पागल नाला, ये देखिए किस स्पीड में आ रहा है पागल नाला। ये देखिए दोस्तों, पागल लकड़ी लुकड़ी साथ लाते हो पागल नाला। ये देखिए पागल नाला किस तरीके से आता है वो। आप जितनी स्पीड इस कैमरे में नजर आ रही है, असल में इस नाले की स्पीड उससे भी कहीं ज्यादा है।
अगर नाले की दहशत का अंदाजा लगाना है तो स्पीड पर नहीं, साउंड पर फोकस कीजिए। उफनते नाले का शोर सुनिए। ये देखिए जाम लग चुका है। और जो ये नाला पहाड़ से सड़क पर बह रहा है, इसमें सिर्फ पानी नहीं है, गाद है, इसमें पत्थर भी है और लकड़ी भी है। अब सोचिए कि ये नाला जब शहर में घुसेगा तो क्या होगा। इस पागल नाले में आए उफान के बाद 55 पंचायतों का जिला पंचायत से संपर्क कट चुका है। रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है पागल नाला।